नमस्कार, मैं हूँ अंकित और आज आराम नगर में बैठे हैं, वर्सोवा। एक्चुअली इन लोगों से बातचीत के दरमियान मैंने बताया था कि जैसे एक्टर्स राउंड द टेबल होता है, वैसे ये स्ट्रगलर्स राउंड द टेबल है और इसमें हम समझेंगे कि स्ट्रगलर आजकल जो हैं मुंबई में किस तरीके से रहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, उनका रूटीन क्या है। तो इन्हीं सब बातों के बारे में हम लोग जानेंगे और समझेंगे इनसे। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप लोग अपना-अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। शुक्रिया अंकित। तो सबसे पहले आपको चैनल के लिए बहुत-बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और मैं बात अपनी करूँ अगर, ठीक है? जी, तो मेरा नाम सुधांशु शांडिल्य है। मैं पटना बिहार का रहने वाला हूँ और बात करूँ काम की तो मैंने थिएटर की शुरुआत भी पटना बिहार से ही करी। ठीक है। 2 ढाई साल बिहार में करने के बाद मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया और बेहतर रंगमंच करने के लिए मैं 2 साल, ढाई साल दिल्ली में रंगमंच करता रहा सक्रिय होके और फिलहाल मैं मतलब लगभग 1 साल से मुंबई में हूँ और इस फ़ील्ड में अपना करियर आगे बढ़ाने की ओर देख रहा हूँ। तो अब हम जानते हैं पूजा के बारे में। थोड़ा माइक पास कर लीजिए। हाँ, हाँ, पास में ही है। हाँ, बोलिए। अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। हाँ, तो जैसे कि इन्होंने बता दिया है ऑलरेडी कि मेरा नाम पूजा है। हुँ, तो हाँ, मेरा नाम पूजा मिश्रा है। मैं सतना की रहने वाली हूँ। एमपी। सतना, मध्य प्रदेश, हाँ, हाँ। और मैंने थिएटर भी सतना से ही किया है। हाँ, उसके बाद मैं एमपीएसडी मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा भोपाल से पास आउट हूँ। वहाँ मैंने 1 साल की ट्रेनिंग ली। उसके बाद मैं हैदराबाद गई, वहाँ से मैंने मास्टर्स किया। उसमें भी 1 साल का स्पेशलाइज़ेशन किया एक्टिंग में। हुँ, और अब मैं मुंबई में रहती हूँ। 1 साल 2 महीने होने जा रहे हैं। बस अभी यही है। ठीक है। आप बोलिए। हाय, मेरा नाम सचिन सिंह है और मैं बिहार पटना से हूँ। मैंने अपनी एक्टिंग की शुरुआत दिल्ली से की। टी श्री जीकेएफटीआई कॉलेज 1 वर्ष की ट्रेनिंग थी वो और अभी मैं ग्रेजुएशन 3rd ईयर में हूँ। ने लगभग सबने तो बता ही दिया है कि वो कितने समय से इस फ़ील्ड में है। हुँ। तो सबसे पहले ये बताइए कि एज़ एन एक्टर, एज़ एन स्ट्रगलर आप लोगों की डेली रूटीन क्या होती है? जैसे मतलब डेली रूटीन क्या होती है मेनली आप लोगों की? आप बताइए शुभांशु। मैं अभी बता सकता हूँ लेडीज़ फर्स्ट, कोई इसमें वो नहीं है। हाँ, तो ऐसा कुछ ऐसा है नहीं, मतलब सुबह उठते हैं, हुँ, हुँ, थोड़ा-सा, क्योंकि फिज़िकल एक्सरसाइज़ मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। मतलब नॉट अबाउट जस्ट एन एक्टर आल्सो, हुँ, अबाउट एवरीवन, हुँ, एवरी हुँ, ह्यूमन बॉडी। आई थिंक फिज़िकल एक्सरसाइज़ बहुत ज़रूरी है, तो मैं थोड़ा-सा योगा करती हूँ, हुँ, एक थोड़ा पूजा करती हूँ। थोड़ा मुझे पूजा करना इसलिए पसंद है, इट्स नॉट अबाउट द स्पिरिचुअल थिंग। इट जस्ट कि एक पॉजिटिविटी आती है, आपके रूम में एक पॉजिटिविटी रहती है, हुँ, एक हुँ, अलग तरीके की खुशबू रहती है, तो वो चीज़ें करना। फिर दोपहर में मैं, अगर मुझे कुछ मतलब जैसे जैसे कभी अगर आराम नगर आना है तो आराम नगर आ जाओ, कभी मीटिंग कर लो, कभी किसी से मिल लो शाम को, जैसा भी है। हुँ, और उसके बाद रात को मैं एक मूवी देखती हूँ। इस टाइम पे मैं डेली एक मूवी देखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे वर्सोवा में नेटवर्क की बहुत इशू है। हुँ, हुँ। हम सब आई थिंक वाईफाई लगाते हैं, वाईफाई में हाँ, ये तो 500-600 का रिचार्ज करते हैं। तो मुझे नेटवर्क लगता वसूला है, जाए। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, मुझे लगता है उसका सबसे अच्छा यूसेज करना हाँ, अभी, मतलब सबसे अच्छी चीज़ वही होगी। मुझे नहीं लगता मूवी या इंटरव्यूज़ या इन सब के अलावा हम और कुछ, मतलब उससे अच्छा यूज़ उसका कर सकते हैं। हाँ, जब तो दिस इज़ माय रूटीन। हाँ, मतलब ₹300 रिचार्ज प्लस ₹500 वाईफ़ाई, तो हाँ, मतलब ₹800 आपके रिचार्ज में जा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और इस समय तो वैसे भी सब नेटवर्क्स ने बहुत ज़्यादा हाँ, बढ़ा ही दिया है। तो आपका क्या है रूटीन सुधांशु बाबू? जी, आप बताइए? देखिए रूटीन ऐसा कुछ खास होता नहीं है। स्ट्रगलर्स का कोई रूटीन नहीं होता पहली बात तो, ठीक है। ठीक है। हाँ, फिर भी मैं लगभग ऑलमोस्ट क्या रूटीन है मैं ये बता सकता हूँ। देखिए हाँ, होता क्या है कि आप जब स्ट्रगलर्स होते हैं हाँ, और ना, ईमानदारी हाँ, से हाँ, नहीं, बातों को नहीं रखिएगा। भरपूर हाँ, प्रॉपर ईमानदारी से हाँ, बताया जा रहा है हाँ। आपको। हाँ, तो इसलिए बोल रहा हूँ कोई खास रूटीन होती ही नहीं है। क्योंकि इस इंटरव्यू का मेनली रीज़न ही यही है कि एकदम जो रियलिटी है ना, कि लोगों के साथ क्या हो रहा है, कैसे हो हुँ। रहा है, तो उसके बारे में ये मेनली है। तो आप एग्ज़ैक्ट अगर कोशिश करिएगा कि जितना सच हो नहीं, नहीं सके आप आप यकीन बोलिए। करें बिल्कुल, कि हाँ, हाँ। आजकल की मीडिया जितनी अच्छी ग्राउंड रिपोर्टिंग करती है, उससे अच्छा ग्राउंड रिपोर्टिंग मैं अभी आपको दूँगा अपने बारे में ख़ास करके। हाँ, तो मैं सुबह उठता हूँ 6, 7, 5 कभी भी 1-2 भी बज जाते हैं, मैं झूठ क्यों बोलूँ। हुँ। लेकिन उठने के बाद पहला काम होता है बाथरूम जाना। हाँ। फ्रेश व्रेश होके हम वापस आते हैं, ठीक है।
तो उसके बाद थोड़ी बहुत मैं पढ़ाई करता हूँ, जो पढ़ना होता है, कभी कविता पढ़ लिया, कभी 5 लाइन कहानी पढ़ ली, जो भी पढ़ना होता है इंटरेस्ट के हिसाब से, कोई फिक्स सिलेबस है नहीं, आप वो पढ़ते कर हैं लिया। मतलब? हाँ, मैं पढ़ता हूँ और बहुत पढ़ता हूँ। ठीक है, ये आपको सचिन बाबू भी बताएँगे, हम एक बार मिले भी थे, ठीक है ना? तो उसके बाद होता क्या है कि फिर खाना-वाना बनाते हैं हमारे, मतलब एक डायरेक्टर है हमारे पास, उनको हमने एज़ अ शेफ़ रखा हुआ है। हाँ, तो वो खाना-वाना बनाते हैं, हाँ, फिर हम खाना-वाना खाते हैं, फिर खाना खाने के बाद जैसे हम जहाँ जाना होता है, स्पेशलाइज़ेशन जहाँ पे होता है, आज कि आज इस डेट पे यहाँ जाना होता है, हाँ, कुछ जगह में विज़िट भी करने होते हैं कि काम भी तो चाहिए, बिल्कुल। तो हम वहाँ विज़िट करते हैं, फिर आगे जो भी रिस्पॉन्स होता है वो एक्सेप्ट करके, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, उसको एक्सेप्ट करते हुए हम वापस घर आते हैं, कभी खुश होके, कभी निराश होके, हाँ, और फिर रात को जो है हल्का-फुल्का एक्सरसाइज़ करके शाम को, और रात को खाना-वाना खा के, एक फ़िल्म पढ़ ये के। पूजा जी का लुक और जो आपके एक्सरसाइज पे है, इसके पूजा बारे में जी आप क्या पूजा कहना जी चाह थोड़ी-सी रहे हैं? आश्चर्यचकित इसलिए हैं हाँ, कि जब मैं वापस घर से मुंबई आया था, तो मैं बहुत मोटा था और पेट काफ़ी ज़्यादा निकले हुए थे। इन्होंने शायद कमेंट भी किया था। हाँ, और आज ये देख रही हैं कितना चेंजेस कैसे है। हाँ, ये बैक स्टेज बोल भी रही थी बैक स्टेज मेरे को कि आप बहुत फिट दिख रहे हैं, कैसे? हाँ। तो मैंने बोला ये इंटरव्यू में बताऊँगा मैं आपको, ये नहीं, सीक्रेट है। नहीं बोल रहे नहीं बोल रहे थे, ठीक है। तो मैं आप खैर रात को फिजिकल एक्सरसाइज क्या नहीं, करते शाम हैं? को। मतलब शाम को, हाँ। वो भी मूड पे डिपेंड करता है। अच्छा, ऐसे ऐसा। जैसे मैंने पहले ही बोला कोई फिक्स रूटीन नहीं है। ओके, मूड के हिसाब से, कभी ओके। जिम जा चला गया, जिम? कभी पुशअप मार लिया, आप जिम जाते हाँ, हैं? कभी दोस्तों से लड़ लिया, तो ओके, वो भी एक्सरसाइज ही है। एक्सरसाइज ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। हालाँकि पैसे जब नहीं होते तो फिर जिम ड्रॉप भी किया जाता है, मैं झूठ क्यों बोलूँ। लेकिन कोशिश होती है कि जैसे हमारे जो कुछ लोग आते हैं तो लूडो खेला जाता है मानसिक एक्सरसाइज के लिए। शारीरिक के साथ हम मानसिक भी करते हैं पूजा जी। बिल्कुल। तो लूडो खेल के अपना जो है इमेजिनेशन को बढ़ाते हैं थोड़ा-सा। ठीक है। बाकी आगे सचिन बाबू बताएँगे। हाँ। जी, सचिन बाबू बोलिए। मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ। हुँ, मैं वैसे सुबह 7 बजे उठता हूँ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के रूम पे रहता हूँ रात भर में। तो जी, मैं वहाँ से आता हूँ, फिर वर्सोवा आता हूँ मैं। ठीक है। फिर आने के बाद मैं 2 घंटे किताब पढ़ता हूँ 9 बजे तक मैं। हाँ, फिर उसके बाद वॉशरूम जाता हूँ, फिर वॉशरूम से फ्रेश होने के बाद मैं स्प्राउट्स खाता हूँ। उसके बाद जिम जाता हूँ। 10:30-11 बजे तक जिम में रहता हूँ। हुँ, फिर हुँ, जिम से आने के बाद फिर नहाता हूँ, फ्रेश होकर फिर मैं और रोहन मेरा दोस्त है, हुँ। फिर हम प्रोडक्शन हाउस में जाते हैं हम। फिर वहाँ से घूम के अच्छा, आते हैं। डेली बेसिस पे आप प्रोडक्शन हाउस जाते हैं? डेली नहीं, लगभग 3 दिन चले जाते हैं सप्ताह में हम। अच्छा, वीक में 3 दिन मतलब हर अल्टरनेट डेज़ पे आप हाँ जा जी। रहे हैं। हाँ, नहीं, ठीक है। फ़ायदा है नहीं, लेकिन अपना काम तो बनता है जाना। हाँ, अ, ये सही है। फिर हम वहाँ जाते हैं, थोड़ी मस्ती करते हैं। हम सिर्फ़ काम के लिए नहीं जाते, हम थोड़ा अपने आप को रिफ्रेशमेंट के लिए जाते हैं हम, हुँ, कि थोड़ा बाहर घूमें, देखें, जाने चीज़ क्या चल रही है यहाँ पे इंडस्ट्री में। हुँ, हुँ, और मैंने अभी रिसेंटली 2 ऐड किए मैंने नापतोल का भी। हुँ, वो किस्मत से मिल गई मेरे को मालूम नहीं था कैसे मिलेगा। हुँ, फिर मेरा शाम में रूटीन रहता है कि डांस क्लास जाना, 5 किलोमीटर रनिंग करना, हुँ। फिर रात में उसके गर्लफ्रेंड के रूम पे खाना खाना और सो जाना। हाँ जी, ठीक मेरा है। दिन वही बीतता है, रात वहाँ बीतता है, दिन बाकी वर्सोवा में। अच्छा मैं ये सवाल पूजा जी से पूछना चाहूँगा कि एक्चुअली 2 बातें हैं। एक तो आप जैसे मास्टर की हुई हैं एक्टिंग में, आपने एमपीएचडी से पढ़ाई की, फिर हैदराबाद से पढ़ाई की। तो क्या आपको ऐसा फ़ील होता है कि जो ये इंडस्ट्री है वहाँ पे जो लोग हैं, जो कास्टिंग वाले हैं, वो अगर आप एफटीआईआई से हैं, एनएसडी से है, एमपीएचडी से है या बीएनए से हैं, तो आपको कोई अलग से रेफ़रेंस मिलता हो? ऑडिशंस ऑडिशंस में कोई रेफ़रेंस मिलता हो आपको? रेफरेंस एज़ इन आप कह रहे मतलब हैं कि एज़ एन मतलब जैसे एक होता है ना कि आप जब कॉर्पोरेट में जाते हैं, आप कहीं पे जाते हैं काम करने, हुँ, तो आपकी डिग्री की बहुत वैल्यू है। आप अच्छा। उस पोस्ट के लिए अप्लाई ही तब हुँ। करते हैं या जब आपके पास वो प्रॉपर डिग्री हो या अगर आपकी डिग्री सामने वाले से बेहतर हो तो आपको एक रेफरेंस मिल जाता है, बिल्कुल, अपने आप मिलता है। बिल्कुल, प्रायोरिटी बिल्कुल। बेसिस पे आपको पहले सेलेक्ट किया जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो क्या वैसा सिलेक्शन प्रोसेस इस एक्टिंग के ऑडिशन में भी है क्या? हुँ, हुँ। हाँ, है, बिल्कुल है अंकित। जैसे कि जैसे आपने बोला कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सब का ना एक कह सकते हैं एक लॉबी बनी हुई है। लॉबी इन द सेंस कि आप जैसे पहले लोग कहते थे कि यार आपको लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ता है, आपको डायरेक्टली बुलाते हैं। हुँ, तो ऐसा तो नहीं होता है, बट हाँ, ज़रूर होता है कि जैसे कोई ऑडिशंस हैं, हुँ, तो जैसे वो यश राज का हो गया या मुकेश छाबड़ा का या तो कुछ और जितने भी हम अपने हैं कास्टिंग वाले, उन उन सब का
सारे जितने भी इंस्टीट्यूशन है उनके साथ एक ग्रुप बना हुआ पर्टिकुलर। तो वहाँ पे वो कास्टिंग डायरेक्टर्स उनके जो हैं वो लोग एसोसिएट्स वो डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो वो डायरेक्टली जो भी अगर कुछ होता है तो वहाँ वो भेज देते हैं, वहाँ वो मांग लेते हैं। एक तो ये चीज होती है कि हमें वो चीज मतलब मिल जाती है, ठीक है, एक वो होता है। एक ये भी होता है कि आप जब कभी कहीं जाते हो और आप जब बोलते हो कि यार मैं ट्रेन्ड एक्टर हूँ, और आप जब इंट्रोड्यूस कराते हो कि हाय दिस इज पूजा मिश्रा एंड आई एम पास आउट फ्रॉम एमपीएसडी और जो भी ये सब, तो वो सुन के उनको भी समझ आता है कि हाँ भाई ये ट्रेन्ड एक्टर है। अगर क्योंकि इन सब का इंस्टीट्यूशन का नाम है, तो आप अगर कुछ होगा तो ये कर सकती है ऐसा। बाकी इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता है, क्योंकि मैंने बहुत लोग को देखा है जो किसी इंस्टीट्यूशन से पास आउट नहीं है लेकिन फिर भी वो बेहतर काम कर रहे हैं, मतलब हम लोगों से भी बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। तो इसका और कुछ वो नहीं होता मतलब है, ये है कि अगर आप वहां से हैं तो आपको एक लॉबी मिल जाएगी, मतलब जानकारी मिल जाएगी ज्यादा पहले, हाँ, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि थोड़े इन्फॉर्मेटिव हो जाएंगे आप। हाँ, मतलब ये नहीं कि आपको ज्यादा चांसेस हैं आपके, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑडिशन आपका भी लिया जाएगा और इनका भी लिया जाएगा, हाँ। चाहे एमपीएसडी से हो चाहे किसी से भी हो, लेकिन इनके पास जानकारी पहले पहुंच जाएगी बस, उसके अलावा उस कोई लॉबी के difference नहीं। हेल्प से। उस लॉबी के हेल्प से। अच्छा, अभी हमने जैसे बात किया कि कास्टिंग में आपके पास जो लॉबी है या जहां से भी आपको पास एक इंफॉर्मेशन आता है, उस इंफॉर्मेशन के बाद कास्टिंग का प्रोसेस क्या है, मतलब कास्टिंग कैसे कैसे होता है, उसका क्या मतलब क्राइटेरिया है या किस तरीके से प्रोसेस है, कितने स्टेप्स में आप सिलेक्शन होता है? देखिए मैं तो अभी इस लाइन में, क्योंकि मैं थिएटर तो पिछले 10 साल मुझे होने जा रहे हैं अभी, लेकिन इस इंडस्ट्री में मुझे आए हुए ही अभी 1 साल 2 महीने ही हुए हैं, तो मैं इतना जितना मैं जानती हूँ उस हिसाब से अगर मैं बताऊं तो सबसे पहला मैटर करता है लुक। सबसे पहला अपमोस्ट जो है वो लुक मैटर करता है एक एक्टर का। तो अच्छा, इसमें भी ये चीज़ है कि जैसे मैं हमें अभी लॉबी की बात की है, तो ऐसे ही कांटेक्ट का भी चीज़ होता है, जैसे कि बीएनए वालों को पहले बुला लेते हैं कि भाई तुम्हारे लुक का काम है, तुम आ जाओ। मैं नहीं हूँ बीएनए से, तो मुझे वो चीज़ पता नहीं चलेगी। अच्छा, ठीक है, ये होता है, ये हर चीज में, इट्स नॉट ठीक है। अबाउट जस्ट बीएनए, हाँ इट्स हाँ, अबाउट एवरी लॉबी। मतलब वही वाली बात है कि आपका दोस्त है तो किसी बात की अगर खबर उसे पहले होती है तो आपको पहले बताएगा। हाँ बिल्कुल, और ये मुझे एग्जैक्ट लगता वैसा है है। ये कहीं ना कहीं फेयर भी है, मुझे लगता है, हाँ, क्योंकि ये ठीक। अगर हम भी कहीं जाएंगे तो हम चाहेंगे कि यार हमारे दोस्त को पहले हम काम दिला सकें या दे सकें। कहीं ना कहीं हम उस चीज को वो कहते हैं कि अरे कितना पक्षपात करते हैं यार, ऐसा नहीं करना चाहिए, पर कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि ये सही भी है। तो अगर हम भी मतलब जाएंगे तो हम भी अपने दोस्तों को अगर पहले कोशिश बात की करेंगे जाए कि तो मिले। फिर तो ये वही वाली बात हुई ना कि ये जैसे करण जौहर स्टार किड के लिए करते हैं, वैसे हम अपने दोस्तों के लिए करते हैं, तो ये भी एक तो छोटा वाला नेपोटिज्म हो गया। नहीं 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 नहीं, ये वैसा तो नहीं है, पर ये है कि जैसे अभी अगर मुझे ये मिल जाए कि यार एक थिन लड़का चाहिए, थोड़ा लंबाई ऐसी हो, हल्की फुल्की बॉडी बनी हो और ऐसा दिखता हो, थोड़े बाल लंबे हो, तो अगर मैं अभी 4-5 दिनों से तुम लोग से ही दोस्ती है, इन लोगों से, तो मैं अगर मेरे दिमाग में है तो सबसे पहले मैं शायद इसको बोलूंगी कि यार तुम्हारे आया है तो तुम दे दो। ये हो जाता है, ये नहीं होता है कि हाँ मैं इसको ही लेके कर लिया। अच्छा, उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है ना कि भाई इनको ही लेके करना है, उनको आ रहा हो नहीं आ रहा हो कुछ भी, मतलब प्रेफरेंस तो मिल जाता है। प्रेफरेंस मिल जाता है कि चलो यार ये कर लेते हैं। फिर लुक के बाद अच्छा ये भी है कि उसके बाद आपका, हाँ मतलब जैसे अगर कांटेक्ट है तो पहले आपको लुक के लिए आपको आ जाएगा, हाँ, उसके बाद फिर वही चीज है कि आपने दिया है, अब वहां पे भी कांटेक्ट में भी उनके जो खास हैं पहले उनको दिया जाएगा, भले शायद आपने अच्छा किया हो या नहीं किया हो वो बात की बात है, पहले उनके जो आसपास के लोग हैं पहले उनको कोशिश की जाएगी, आपको एज अ ऑप्शन ही रखा जाएगा बस। अच्छा, जैसे मैं एक बार एक कास्टिंग डायरेक्टर से बात कर रहा था, तो उनसे मैंने पूछा कि कास्टिंग की क्या प्रोसेस होती है, या आपके पास जब कोई आता है प्रोफाइल तो आप कैसे सेलेक्ट करते हो? तो उसने बोला कि देखो सिलेक्शन तो वही है कि टैलेंट के बेसिस पे सिलेक्शन होता है। हमने कहा फिर आप अगर जैसे मान लो मैं आपको जानता हूँ या मैं आपको पहचानता हूँ तो आप इसको कैसे प्रोसेस करोगे, मुझे सिलेक्ट कैसे करवाओगे? तो उसने बोला कि जैसे मान लो एक पर्टिकुलर रोल है, पर्टिकुलर रोल को के लिए मुझे कास्टिंग करनी है, अब मैं क्या करूंगा कि मुझे से बोला गया कि 3 रेफरेंसेस भेजो, अब मैं जिस बंदे का मंगाया हूं रेफरेंस के लिए जिसको मुझे कास्ट कराना है
उससे 2 ऑडिशन जो उससे गंदे बन के आए हैं, मैं उसके साथ इसको भेजूंगा बिल्कुल और ये बिल्कुल। कहूंगा कि ये सबसे बेहतर ऑडिशन है जो आज का आया हुआ है। हाँ तो वहां से मैं जिसको चाहूंगा उसकी कास्टिंग हो जाएगी। अगर मेरे ऊपर कुछ बहुत बड़ा प्रेशर नहीं आया तो, अगर डायरेक्टर ने सामने से एकदम से रिजेक्ट कर दिया कि नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, कुछ और ही चाहिए, तो ही उस केस में हमको उस पर्सन को बदलना पड़ता है, अदरवाइज हम उसको कास्ट करा देते हैं। और जो हमारे लॉबी के लोग हैं उनको हम इसी तरीके से कास्ट करा करके उनको आगे भेजते हैं, फिर वो काम करते करते धीरे धीरे ये सीख जाते हैं और फिर बात आगे बढ़ती है। तो क्या आप लोग भी ऐसा फील करते हैं? नहीं, डेफिनेटली मैं इस बात से कहीं इनकार नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता है। होता ये है कि ये मतलब जैसे आप मान लो मैं कास्टिंग कर रहा हूँ और आप मेरे दोस्त हो, ठीक है? तो मैं हमेशा चाहूँगा कि आप आगे बढ़ो। ये हर फील्ड में होता है। सिर्फ कास्टिंग या बॉलीवुड को हम एक टारगेट कर लेते हैं क्योंकि बड़ी इंडस्ट्री है, बड़ा फील्ड है, हम टारगेट कर लेते हैं बॉलीवुड को। लेकिन ये होता कमोबेश हर फील्ड में है। एक बैंक वाले अपने बेटे को पैसे घूस देके भी बैंक वाले में करवाते हैं। एक डिफेंस वाले चाहते हैं उनका बेटा डिफेंस बने। एक लॉयर चाहते हैं कि उनका बेटा भी उनके लेगेसी को आगे ले जाए। तो ये बॉलीवुड में भी होता है और ये बहुत आम बात है। मैं इसे इनका ये सही भी है और गलत भी है। ठीक है। गलत इसलिए है कि कभी-कभी गलत तब होता है कि जब आप इसका फ़ायदा उठा के एक कमज़ोर एक्टर को आगे ले आते हैं। जबकि उनसे बहुत बेहतर एक्टर भी हैं, जो इस चक्कर में कहीं न कहीं दब जाते हैं। तो आप एक या मतलब उन तक शायद हाँ, अपॉर्चुनिटी नहीं पहुँच पाती नहीं इसलिए पहुंच क्योंकि आप उस तक कॉन्टैक्ट ही नहीं कर पाते। कास्टिंग में होता यही है, आपने बिल्कुल सही बोला। तो उसके कोई दोस्त हैं, उनका ऑडिशन मँगा लिया और फ़ॉर्मेलिटी के लिए भी आप देखें मैंने तो यहाँ तक सुना है कि मेरे 1-2 दोस्त कास्टिंग में हैं भी, कि रिक्वायरमेंट सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों की आती है जो कि वो अपने लॉबी से पूरा नहीं कर पाते हैं। अच्छा। अगर कास्टिंग रिक्वायरमेंट्स आए 5-6 रिक्वायरमेंट्स हैं, प्राइमरीज़ हैं, लीड हैं, तो जो प्राइमरीज़ कैरेक्टर तक हैं, उनके रिक्वायरमेंट्स नहीं आते क्योंकि वो लॉबी द्वारा ही जो है बन जाया जाता है, फुलफ़िल हो जाता है। तो जो बाकी 1 डे, 2 डे या टर्सरी बचते हैं, 2-4 दिन का काम बचता है जो कि एक फ़ॉर्मेलिटी ये भी तो होता है कि हमें बाहरी भी दिखाना होता है। तो इसके लिए बाहरी लोगों को कास्ट किया जाता है, इस बात से कहीं इनकार नहीं है। लेकिन ये मैं तब भी जानता था जब मैं मुंबई आ रहा था, ठीक है? ये मैं अब भी देख रहा हूँ, तो मुझे ये पता थी कि वहाँ क्या होती है, क्या नहीं होती है, तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन सब से जूझते हुए मैं आगे बढ़ने की ओर देख रहा हूँ और इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर कामयाब होऊँगा। आप लोग भी दुआ कीजिएगा। अच्छा, एक सवाल सचिन से जानना था कि जैसे मान लो तुम तो माशाल्लाह 6 फीट, कितनी हाइट है? 6 फीट? 6 फीट। 6 फीट है। जिम जाते हो, हाँ जी। अच्छी बॉडी बनाए हो, लुक्स अच्छे हैं। खाना भी खा रहे हो प्रॉपर। तो ये तो ये बताओ कि जैसे ये इंडस्ट्री है जिसमें कि जिनको हम खास तौर पे हीरो या एक्टिंग के लिए हमें लगता है कि ये एक्टिंग के लिए नहीं बना है। जैसे कि जो कुछ लोग हैं जो बहुत ही काले हैं, नाटे हैं, मोटे हैं, इन लोगों के लिए तुमको क्या लगता है, अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, या उनका क्या, उनको किस तरीके की दिक्कतें आएंगी? नहीं, अपॉर्चुनिटी तो उन लोगों को हमसे ज़्यादा है क्योंकि अच्छा। हमारे जैसे लोग तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अच्छा। वैसा कैरेक्टर बहुत कम मिलते हैं इंडस्ट्री में। हाँ। क्योंकि जैसे घर में आपका छोटा भाई हो, हाँ। हाइट 5 फीट हो, हम्म। थोड़ा काला हो, हम्म। तो आप खुद बोलोगे उससे कि कहाँ जा रहे हो भाई तुम हम्म। तुम एक्टर थोड़ी बन सकते हो। लेकिन अगर देखा जाए तो उन लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है हमसे, क्योंकि उन जैसे लोग बहुत कम होते हैं। हमारे जैसे भरे पड़े पूरे मुंबई में। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर आप गुड लुकिंग हैं, जिम करके बॉडी बनाए हैं, आप अच्छे दिखते हैं, कोई मैटर नहीं तो करता ये। मैटर आप नहीं भीड़ में करता, शामिल हो जाते खासकर आप और और स्ट्रगल आपकी बढ़ गई। ज़्यादा बढ़ जाती है। एक चीज़ अच्छा, हो जाती है कि आपको ऐड मिलने में थोड़ी आसानी हो जाती है। ठीक बस। है। अच्छा, अभी जो मोस्ट ऑफ लोग हैं यहाँ पे ये जैसे कि मान लो आपको तो ऐड मिल गया तो चलो कुछ अर्निंग वहां से आ जाएगी। हाँ जी। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि जो इतने समय से आप लोग हैं जो काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, उस तरीके से हमेशा तो काम आता नहीं है, जैसा कि मैं समझ रहा हूँ। तो आप लोगों के अर्निंग के क्या क्या स्रोत हैं, और मतलब कैसे आप लोगों का यहाँ पे रहना खाना पीना कैसे होता है? मैं बता दूँ, हाँ। इस मामले में मेरे घर वाले सपोर्ट करते हैं मुझे। ठीक है। मैं जो अर्निंग करता हूँ तो कर ही लेता हूँ थोड़ी बहुत। हाँ। बाकी सारे खर्च मेरे घर वाले उठाते हैं, मेरे पापा, मेरे मम्मी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मुझे, ताकि वो चाहते हैं कि मैं आगे निकलूँ इन चीज़ों से, अपने घर का, अपने जगह का नाम रोशन करूँ मैं। तो क्या आप लोगों के भी घर से ही पैसे आते हैं? देखिए, घर से पैसे आते हैं, सपोर्ट मुझे भी है और मतलब मैं घर से उतना ही मँगाता हूँ कि एक जितना एक बेसिक खर्चा चल जाए। ठीक है। बाकी अगर सच कहा जाए तो मतलब ज़िंदगी जो चल रही है वो दोस्तों के कर्ज़े के ऊपर चल रही है। ठीक है?
कभी किन्हीं को फोन कर दिया तो 200 रुपए आ गए, कभी सब्जी ले ली पैसे नहीं है, फोन कर दिया भाई इसके स्कैनर पे भेज दे। हाँ। लाइफ ऐसे ही चल रही है, झूठ क्यों बोलूं मैं। हाँ हाँ, बेसिक रेंट वेंट जो है वो घर से आता है। हाँ बाकी जो भी सारी बाहरी खर्चाएं हैं, जैसे हम अभी बैक स्टेज कर रहे थे, जो बाहरी खर्चे हैं हाँ। वो सारे दोस्तों के पैसे पे चलते हैं। अच्छा अच्छा, मैं एक बात और जानना चाहूंगा कि हाँ। क्या आप लोगों के मतलब शायद मुझे लड़कियों के साथ ऐसा नहीं लगता, आपके जानने वाले में कोई ऐसा लड़का है क्या जो कि मतलब जिसके घर से भी उतना सपोर्ट नहीं है, घर से मतलब वो पैसे मंगा ही नहीं सकता, फिर भी आप चलो बेसिक खर्चे मंगा सकते हो, ये अच्छे खासे पैसे मंगा सकता है जिसमें जिम गर्लफ्रेंड सब मेंटेन हो जाए, आप उतना मंगा सकते हो कि रूम रेंट मेंटेन हो जाए, बाकी चावल दाल आ जाए, सब्जी वब्जी दोस्तों के पैसे से मंगा लिया जाएगा। कोई ऐसा भी है क्या जिसको जो कि आप जानते हो कि जिसके घर से रेंट के भी पैसे नहीं आ रहे हो, वो ऐसे स्ट्रगलर्स की क्या लाइफ होती है यहाँ पे, या वो किस तरीके से मैनेज करते हैं? देखिए, वैसे और ऐसे नहीं होता स्ट्रगलर्स में। हाँ। स्ट्रगलर्स सारे स्ट्रगलर्स होते हैं। ठीक है। कुछ थोड़े ज़्यादा स्ट्रगलर्स होते हैं, कुछ थोड़े कम होते हैं। अच्छा। तो इनका तो स्ट्रगल है ही नहीं। ठीक है? ये तो मजे ले रहे हैं। घर से पैसे भी आ रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, गर्लफ्रेंड भी है, तो स्ट्रगल कहाँ है यार? हाँ स्ट्रगल तो हम कर रहे हैं, जो पिछले पता नहीं हाँ ना। है ना, नहीं समझ रहा हूँ मैं आपके, काश हम भी कर पाते वो स्ट्रगल। ठीक है। बाकी एक मतलब ऐसा है, मेरा एक दोस्त है, उसका नाम मतलब नाम लेना सही होगा? नहीं, नाम मत लीजिए, हाँ। नाम मत लीजिए। मेरा एक दोस्त है, मतलब वो बेहद गरीब परिवार से है। ऐसी बात नहीं है कि उसके घर वाले देना नहीं चाहते हैं, सपोर्ट नहीं करते, सपोर्ट पूरा है, लेकिन वो दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि किसान परिवार से आता है, और किसान की स्थिति हम देश में क्या है देख ही रहे हैं पिछले 1-2 सालों से। तो उसका ये होता है, मैं बताऊं मतलब हमारा स्ट्रगल तो कुछ भी नहीं है, उसका ये होता है मतलब कि मतलब जैसे वो टीवी में 1 डे 2 डे कर रहे हैं अभी, और ठीक कर रहे हैं, लेकिन जिस महीने उनका टीवी में नहीं हो पाता है, घर से पैसे आते नहीं हैं उनको, उनको करना क्या पड़ता है कि मतलब एक होटल में मजदूरी करनी होती है, जहाँ वेटर का काम बोलते हैं, वो भी डेली बेसिस पे नहीं होता उनको, और मिलता है मामूली 400 रुपये उनको, मतलब 450-500 मिलते हैं, 100 रुपये उसमें से कमीशन कट जाता है, तो बाकी 400 रुपये उनको मिलते हैं, और 400 रुपये में उनको 9 घंटे 10 घंटे तक खड़े होकर काम करना होता है। ठीक है। और वो भी रोज़ वो नहीं जा सकता, क्योंकि ये 12 घंटे आप रोज़ होटल में जाके वेटरिंग नहीं कर सकते। ठीक है। मतलब इस तरह एक बात तो मतलब ये भी अब बता दूं मैं, शायद बताना चाहिए कि मतलब जब वो मुंबई स्टार्टिंग में आया था, तो मतलब 6 महीने पहले वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता था। वहाँ उन्होंने कुछ पैसे जोड़े, फिर उन्होंने मतलब मड में एक फ्लैट लिया, और उसके बाद भी मतलब रेंट वेंट देने के लिए उनको बराबर जो है ये सिलसिला करना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा है। अच्छा, ये बताइए कि अब इससे समझते हैं कि अगर कोई स्ट्रगलर है, अगर मान लेते हैं उसके पास पैसे नहीं है, तो ये वो लगभग कितने पैसे में 1 महीने निकाल सकता है रेंट वेंट दे के? अरे बेसिक खाना तो खाएगा ही, अब चावल तो कम होगा नहीं, अरे यही होगा कि आप 60 रुपए खाएंगे, वो 45 रुपए वाला खरीद लेगा, खरीदना तो पड़ेगा ही। तो एक मिनिमम अगर माना जाए कि मिनिमम कितने पैसे में एक स्ट्रगलर रह सकता है? देखिए, मुंबई में अगर बात करूं तो मुंबई वैसे भी काफ़ी महंगा है बाकी शहरों से, ये कोई नई बात है नहीं, मैं बता रहा हूँ। लेकिन मुंबई में भी अलग अलग जगह हैं, जैसे वर्सोवा है, यहाँ पे 90% ऑफ द स्ट्रगलर्स रहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सस्ता नहीं है, ये बिल्कुल भी सस्ता नहीं है, बस थोड़ा कंपेरेटिवली सस्ता पड़ता है बाकी जगहों से। पीजी में रहते हैं। हाँ, और बाकी लोग मड में रहते हैं, वो थोड़ा और सस्ता पड़ता है। लेकिन अगर आप मिनिमम की बात करें तो आप जो है मिनिमम मुंबई में 6,000-7,000 में एक ठीक-ठाक तरीके से रह सकते हैं, लेकिन उसमें दिक्कत आपको ये आएगी कि आपको नाला सोपारा एक जगह है मुंबई में, वहाँ आपको शिफ्ट होना पड़ेगा, 2,000 रुपये रेंट लगेंगे, बाकी 6-7 हज़ार रुपये आपके खर्चे हैं, लेकिन इस बात की गारंटी है ऑलमोस्ट कि आप वहाँ से डेली अप डाउन काम के सिलसिले में नहीं कर सकते। तो मान लेते हैं जो मड है, तो मड में अगर मान लेते हैं हम एक, अब जब स्ट्रगल कर रहे हैं पैसे नहीं है, तो मान लेते हैं हम 1 आर के रूम लेते हैं या 1 BHK लेते हैं, अगर 1 आर के लेकर के 3 लोग रहते हैं, तो लगभग वर्सोवा के 1 आर के और मड के 1 आर के का लगभग रेंट कितना होगा? देखिए, वर्सोवा के 1 आर के का रेंट जो है वो लगभग 9,000, 8,000, 8 से 10,000 के बीच में होता है। ठीक है। 1 आर के नहीं, अभी वो बढ़ चुका है। हाँ। अभी आपको 1 आर के जो है हाँ। वो स्टार्टिंग प्राइस 9,500-10,000 है वर्सोवा में। वर्सोवा में इतना हाँ। महंगा है, और रूम मतलब आपको लगेगा नहीं कि इसको 10,000 में क्यों दे रहा हूँ, मतलब घुसेंगे और घुसते ही खत्म हो घुसते ही खत्म। बाथरूम वैसे ही सीलन भरी दीवारें, आपकी खिड़की खोलती आपको सिर्फ दीवारें दिख रही हैं, वहां से रोशनी की एक बूंद नहीं है। आप मतलब ऐसी जगह अगर आप रह रहे हो, तब कहीं जाके वर्सोवा में आपको 9,500-10,000 का पड़ेगा।
थोड़ा सा उससे थोड़ा सा भी और अच्छा चाहते हो तो आपको कम से कम 13,000 12,000 रुपए खर्च करना पड़ेगा यहाँ पे 1 आर के में रहने के बाकी लिए। डिपॉजिट भी तो पे करना होता है। डिपॉजिट अलग। मड की बात की जाए तो मिनिमम मुझे लगता है 4 साढ़े 4 5,000 में एक 1 आर के आ जाएगा। उसमें अगर 2-3 लोग रहते हैं तो नहीं, आप 1,500 मड में भी नहीं 2,000 आता, 5-6 हजार का मड में भी आता है। 5-6 हजार वही बट स्टिल मड जो है हाँ। फिर भी सस्ता है तो मतलब वर्सोवा से अगर कहा एक जाए तो। आदमी है जो रहने पे अगर रहने का खर्च जो देता है वो देगा लगभग 2,000 रुपए, अगर आप बहुत मिनिमम चल रहे हैं तो, हाँ, 2,000 और खाने वाने का 2,000, बाकी घूमने का बाहर 1,000, तो मतलब लगभग मिनिमम कुछ भी कर लीजिए 5,000 से तो नीचे नहीं ले जा सकते हैं। देखिए आप एक बात, 5,000 तो खैर नहीं हो पाएगा, हाँ। क्योंकि स्ट्रगलर जो मेन एक्टर्स का खर्चा होता है वो रहना और रूम रेंट नहीं होता है, बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए। हाँ। उनका जो मेन खर्च आता है वो मतलब घूमने में आता है, लोगों से मिलने में आता है, ट्रांसपोर्टेशन में। मुंबई का ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा है, तो खर्चा ट्रांसपोर्टेशन में आता है, तो 5,000 में तो आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है। 6-7 तो मिनिमम लग जाएंगे आपको। अच्छा, एक चीज ये जानना चाहेंगे हम्म। सचिन बाबू आप सब से, कि ये जो जगह है अभी, ये जहाँ पे एक्चुअली जो ये हमारी बातचीत हो रही है, ये बातचीत आराम नगर में हो रही है। यहाँ पीछे मुकेश छाबड़ा की कास्टिंग एजेंसी है, तो उसके जस्ट सामने जहाँ से पता नहीं कितने एक्टर और एक्ट्रेस बन के निकले हैं, उसकी गिनती नहीं है, उसके जस्ट सामने स्ट्रगलर्स का ये बातचीत चल रहा है। तो ये बताइए कि जहाँ पे सबसे परेशान लोग आते हैं, उस आराम नगर के बारे में क्या ख्याल है आप लोगों के? ये शुरू-शुरू में लगता है कि हम रेगुलर आराम नगर में जाएँ, घूमें, लोगों से बात करें, डायरेक्टर से या कास्टिंग वाले से, तो मिनिमम 2 महीने 3 महीने में काम मिल जाएगी, क्योंकि हम शुरू में आए बहुत जोश रहता है हमारे अंदर में। लेकिन जैसे जितना ज़्यादा आते हैं ना, उतना दूर भागने लगते हैं हम इन चीज़ों से, ठीक है। क्योंकि ऐसा फिर बाद में लगने लगता है कि कुछ नहीं रखा है इन आराम नगर में। अगर कुछ रखा है तो अपने ग्रुप्स में रखा है। अच्छे दोस्त जो डायरेक्टर है, जो कास्टिंग में है, उनसे बात करो। हो सके तो साल में वो 2-3 काम दे देंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है काम ढूँढना यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए कि बहुत सारे लोग हैं इसमें जिनको लगेगा कि हाँ उनके पास अपने कुछ बेहतर विचार हैं, या आप लोगों में से किसने मुंबई में थिएटर किया है, मुंबई से बाहर भी थिएटर किया है? मैंने किया है। तो ठीक है, तो ये आपके लिए ये सवाल रहेगा कि बहुत सारे एक्टर हैं जो कि मुंबई से बाहर रहते हैं, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, इन जगहों पे रहते हैं, थिएटर करते हैं, एक्टिंग का क्लासेस लेते हैं, सीखते हैं। अब उनके दिमाग में एक बात चलती है कि मुझे जो थिएटर है वो यहीं पे करना चाहिए या मुंबई में करना चाहिए, हमें थिएटर करना कहाँ चाहिए? तो आपको क्या लगता है, बाहर थिएटर करना ज्यादा बेहतर है या मुंबई में आकर के थिएटर करते हुए स्ट्रगल करना ज्यादा बेहतर है, या 1 साल सीख लिए फिर यहाँ आ गए और एक स्ट्रगल भी चल रहा है, एक मुंबई में थिएटर भी कर रहे हैं? तो आपने क्योंकि बाहर भी किया है, आपने मतलब नॉर्थ इंडिया में भी किया है, साउथ इंडिया में भी किया है, और साथ के साथ आपने मुंबई में भी थिएटर किया है, तो आपको क्या लगता है कि क्या बेहतर होगा एक वैसे एक्टर के लिए, वैसे अभिनेता के लिए जो अभी मुंबई में नहीं, मुंबई से बाहर कहीं थिएटर कर रहा है? देखिए, मैं समझती हूँ कि एक एक्टर को पहले तो ये जानना चाहिए कि वो कैसा बनना चाहता है, कैसा एक्टर बनना चाहता है। अगर वो रूटेड एक्टर बनना चाहता है, तो मुझे लगता है कि सब जो रूट की शुरुआत होती है वो अपनी जगह से होती है। ठीक है। अभी मुंबई में ऐसा चलन चल रहा है कि बहुत कॉमर्शियली चीज़ें हो रही हैं। आप 2 महीने का कोर्स कुछ करके आ रहे हो और यहाँ पे आके आप क्लास शुरू कर दे रहे हो। और यहाँ पे सबके दिमाग में थिएटर को लेके ये भावना हो गई है कि यार मैं 2 महीने का या 5 महीने का मैंने थिएटर कर लिया, उसके बाद तो बस मैं एक्टर हूँ, मैं सबको फेल कर सकता हूँ, मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ। सब अपने आप को थिएटर आर्टिस्ट समझने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, थिएटर इज जस्ट नॉट अबाउट एक्टिंग। थिएटर एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है, वहाँ आपको सब कुछ करना चाहिए, वहाँ आपको सब कुछ सीखना चाहिए, आपको डिसिप्लिन, हर चीज़ सीखनी चाहिए। हम लोगों ने बहुत कुछ किया है, हम लोगों ने झाड़ू पोछा हर चीज़ की है, और मुझे लगता है ये सब कुछ एक होना चाहिए। तो जो अगर थिएटर करना चाह रहे हैं या मुंबई में या कुछ भी है, तो अगर आपको थिएटर में इंटरेस्ट है, सही में इंटरेस्ट है,
तो मुझे लगता है अपनी जगह से शुरू करना चाहिए। नहीं नहीं, शुरू करके उन्होंने 1 साल मान लो अपने यहाँ थिएटर कर लिया, ठीक है, अब वो थिएटर की बेसिक रूटीन समझते हैं कि थिएटर की बेसिक रूटीन होती क्या है। बिल्कुल। अब उनके दिमाग में ये कंफ्यूजन है कि मैं, क्योंकि वो इन जनरली यहाँ से जो स्ट्रगल करते हैं या जो सफल हुए हैं, उनका कहना है कि 2 साल 3 साल 4 साल लगेगा आपको लॉबी बनाने में। हम्म। तो उनके दिमाग में ये बात आती है कि क्या मुझे थिएटर दिल्ली में मैं मान लो 3 साल किया, फिर मुझे 3 साल 4 साल लगेंगे मुंबई में लॉबी बनाने में, तो अगर मैं यहीं पे 1 साल थिएटर कर लूं और फिर वहां पे 2 साल थिएटर करूं और उसी 2 साल के दरमियान मैं एक लॉबी भी बना लूं अपने लिए, तो क्या बेहतर होगा? 3 साल वहां थिएटर करे फिर मुंबई शिफ्ट हो, या 1 साल बेसिक नॉलेज थिएटर का ले ले, इसके बाद मुंबई शिफ्ट हो, मुंबई 2 साल थिएटर करे और थिएटर करने के साथ साथ एक लॉबी भी बना ले। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या बेहतर होगा। देखिए, यहाँ पे जो लॉबी की बात आप कर रहे हैं, ये सिर्फ पॉसिबल है अगर आप बड़े थिएटर ग्रुप से जुड़ते हैं, ठीक है। जो कॉमर्शियल बहुत एक्टिव हैं, जो पृथ्वी में थिएटर कर रहे हैं, जो बड़े-बड़े जगह पे थिएटर कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे छोटे-छोटे जो ग्रुप्स करते हैं या छोटे-छोटे जो लोग सिर्फ करना चाह रहे हैं, उसके साथ आप जुड़ेंगे, कोई लॉबी नहीं बनने वाली है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सबका ऐसा है कि आज बना रहे हैं, आज सबको मिलके हमने काम किया, दूसरा हुआ हम दूसरों के साथ करेंगे। उनके है। जो खास है वो उनको रिपीट कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप लॉबी की बात कर रहे हैं, लॉबी से हमारा काम हो, आगे हो, तो या तो आप कॉमर्शियली एकदम बड़े-बड़े ग्रुप से जुड़िए। तो वो तो बड़े जो ग्रुप्स हैं, वो बड़े ग्रुप्स तो हायर ही तब करेंगे जब आप एकदम ट्रेंड एक्टर होंगे, ट्रेंड क्योंकि हो, उनके पास दूसरी भी बात तो फिर वो उतनी ही दूसरी लंबी बात लाइनें हैं। आपके पास उतना पैसा होना चाहिए। अच्छा। कुछ ग्रुप्स हैं जो पैसे लेते हैं। हाँ। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो पैसे लेते हैं एडमिशन के लिए। ठीक है। अपने आराम नगर में भी हैं 1-2 ग्रुप जो कि पैसे लेते हैं, आप तभी उसमें एंटर ही कर पाओगे। ठीक-ठाक लेते हैं। बहुत अच्छा खासा लेते हैं। तो उस लॉबी के लिए मुझे लगता है वो चीज़ फिर करना मतलब वही बात है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं तो ही आप ये सब सोच सकते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। अदरवाइज आप मतलब अपने जगह पे जहाँ से भी हैं आप वहाँ रहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही रिजनेबल, या तो बहुत सारी जगहों पे तो प्राइस ही नहीं है किसी भी तरीके का थिएटर का। आपको नाटक करने को मिलता है, आपको ऑडिटोरियम मिल जाता है बहुत कम पैसे में। तो मतलब आप शुरुआती दौर में जब तक आपको नहीं लगता कि मैं फुली ट्रेंड हूँ, तब तक मुंबई आना कुछ खास फायदे की चीज नहीं होगी। नहीं, ये नहीं कह सकते हैं कि आप फुल्ली जब तक ट्रेन नहीं हो तब तक नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ आके सब कुछ आपकी किस्मत और चीज़ों पे डिपेंड है। देखो, यहाँ आके एक्टिंग के लिए चांस सबको मिल जाएगा। बहुत सारे स्टार्स हैं, हम सब जानते हैं, उनको भी चांस मिलता है, बट चमकना तभी पॉसिबल है जब आपके अंदर टैलेंट है, और वो करते करते ही आएगा। ठीक है, ये मेरा मानना है। अच्छा। बिल्कुल सही मानना है आप। सुधांशु जी, अब मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि जैसे एक एक्टर है जो यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है और उसकी स्थिति ऐसी भी नहीं है कि वो होटल में काम करने लगे, ऐसी भी स्थिति नहीं है कि कंस्ट्रक्शन साइट पे चला जाए, मतलब वो उस तरीके के बैकग्राउंड से है जो कि वो नहीं कर सकता, वो चाह कर भी नहीं कर सकता, या उससे नहीं होगा। बिल्कुल, हाँ। तो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े वैसे कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे एक एक्टर चाहे तो ट्राई कर सकता है या वहां पे काम कर सकता है? देखिए, फ़िल्म इंडस्ट्री से अगर जुड़ के आपको काम करना है और आप बाहर कहीं काम नहीं करना चाहते हैं, हाँ। एक तो देखिए फ़िल्म इंडस्ट्री का कोई भी डिपार्टमेंट हो, सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फ़िल्म इंडस्ट्री में सिर्फ एक्टर नहीं होते। कोई भी डिपार्टमेंट हो उसमें एंट्री लेना उतना ही मुश्किल होता है। ठीक है। आप लोग बोलते हैं कि मैं बाहर जाऊँगा, एडी का काम कर लूँगा, 1 साल एडी करूँगा, लॉबी बन जाएगा, तो एडी तक पहुँचने के लिए आपको 3 साल लग जाते हैं मुंबई में, अगर आपका पहले से कोई रेफ़रेंस नहीं है तो। जैसे रेफरेंस की बात कर रही थी, अगर आप बीआईएनए से हैं तो ऑलरेडी आपके यहाँ बना हुआ है लॉबी। अगर आप प्राइवेट से हैं तो आपका भी लॉबी 4 लोग आपसे पहले आए हुए हैं, लेकिन आप अगर इंडिपेंडेंट थिएटर से आते हैं तो कोई लॉबी आपका होता नहीं है। आप इंडिविजुअल होते हैं यहाँ पे, तो आपको एडी तक पहुँचना है, छोटे मोटे काम करना भी बहुत मुश्किल होता है, वो भी आपको साल 2 साल वहाँ तक पहुँचने में लग जाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि फिर भी बाहर काम करने से बेहतर है कि इंडस्ट्री में काम करना, इसलिए क्योंकि अगर इंडस्ट्री में आप कुछ भी करते हैं तो एक इंडस्ट्री के लोगों से ही जुड़े होते हैं। जैसे मैं कास्टिंग की बात करूँ, कास्टिंग एक ऑप्शन होता है, और कास्टिंग में होता ये है कि आप भी एक्टर हैं तो आप भी प्रोफाइल भेजते हैं, तो वही जो बाकी एक्टर्स भेजते हैं वो आपको रिव्यू करने का काम होता है। ये कास्टिंग होता है, एक एडी होता है जो असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं, वो होते हैं, ये कर सकते हैं आदमी। डबिंग का काम है, डबिंग आर्टिस्ट होते हैं, मान लो साइड से अगर कुछ करना है, आपको वॉइस अच्छी है, अपने वॉइस पे काम किया है, आर्ट्स थिएटर में आर्ट्स कर सकते हैं आप, तो ऑप्शन बहुत सारे होते हैं। फिल्म में भी तो आर्ट कर सकते हैं, फिल्म में भी आर्ट है, वो कर सकते हैं आप, तो ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे होते हैं। लेकिन बात यही है कि यहाँ भीड़ इतनी ज्यादा है, ठीक है, कि आप यहाँ तक भी जल्दी नहीं पहुंच सकते अगर आपको काम ना आता हो तो।
तो काम आना बहुत जरूरी है, ठीक है। डिपार्टमेंट कोई भी हो। अच्छा एक बात बताइए कि अगर जैसे आप लोग इतने समय में स्ट्रगल कर रहे हैं तो अब बहुत सारी चीजें आप लोगों को समझ आ गई होंगी, तो आपको लगता है कि अगर कोई एक्टर है या कोई एक्टर है जो थिएटर अभी अभी शुरू किया है या वो फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहता है और उस थिएटर को करते हुए अगर वो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल करके किसी और विधा को अगर सीख ले, जैसे विधा सीखने का मतलब जैसे मान लो सिनेमेटोग्राफी है, उसके कहीं थिएटर भी कर रहा है, साथ के साथ एक सिनेमेटोग्राफी का भी कोर्सेज कर लिया या एडिटिंग का कोर्सेज कर लिया, तो क्या वो कोर्स यहाँ पे आने के बाद हेल्प करेगी या नहीं करेगी? नहीं, ये तो बिल्कुल करेगी, किसी भी हर जगह करती है। जैसे आपको एडिशनल नॉलेज रखते हैं वो कभी आपको घाटा तो नहीं करता। जैसे नहीं, यहाँ घाटा की बात दूसरी हाँ, होती मैं है। आ रहा हूँ आपके जवाब पे हाँ। ही आ रहा हूँ। मैं समझ गया पहली बार में ही आपका जवाब, ठीक है? हाँ। सवाल मतलब सॉरी। हाँ। तो ऐसा होता है कि मतलब अगर कोई अलग सुविधा आप सीख के आते हैं, देखिए यहाँ पे टेक्नीशियन की काफ़ी एबिलिटी चाहिए होती है, क्योंकि सीरियल्स रोज़ बनते हैं, एड्स रोज़ बनते हैं, फिल्मों में बड़े पैमाने पे निर्माण होता है यहाँ पे। आप इस हाथ में पकड़िए माइक, हाँ, क्योंकि वो हाथ आप अच्छा हेलो माइक टेस्टिंग, हाँ। ठीक है? तो बहुत लोगों को ज़रूरत है यहाँ पे, एक टीम में मतलब 200-300 लोग तो होते हैं, तो काम यहाँ पे प्रॉपर होता है, ठीक है? अगर जैसे आप मान लो एडिटिंग सीख के आते हैं या सिनेमेटोग्राफी सीख के आते हैं, अगर एक्स्ट्रा स्किल्स हैं आपके, ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे, एटलीस्ट इसमें तो करेंगे कि आपको मुंबई में सर्वाइवल की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। आप अगर एडिटिंग करते हैं, आप घर बैठे भी कर सकते हैं, महीने में 2-4 प्रोजेक्ट अगर आपने करवा लिया, पैमाने से आप हाँ, शुरू कर सकते इनफैक्ट हैं, आप अगर आप छोटे प्रोजेक्ट्स में आप जुड़ सकते हैं, इवन आप किसी को असिस्ट भी कर सकते हैं, इंटर्न में काम कर सकते हैं, चीजें हाँ, हैं बिल्कुल आपके कर, आप रील एडिट कर सकते हैं, आजकल रील एडिटर का अलग ट्रेंड चल रहा है, आप रील एडिट कर सकते मैं हैं। ये कह रहा था कि जैसे ये जो बारिश है मुंबई की, हाँ। तो जैसे बारिश से पहले का जो आपका जो घूमना फिरना था, कास्टिंग डायरेक्टर के साथ मिलना था, ऑडिशन देना था, उसमें और उसके बाद में, मतलब बारिश से पहले और बारिश के बाद, जब बारिश शुरू हो गई 3-4 महीने बारिश रहेगी, तो इसमें क्या अंतर आता है? अंतर यही आता है कि अगर आप थोड़े पुराने हो गए हो, हम्म। साल भर टाइम दे चुके हो, हम्म। तो लगभग आप हर कास्टिंग में, हर प्रोडक्शन में आप जा चुके रहते हो आप, ठीक है? तो उनका कॉन्टेक्ट्स होते हैं आपके पास में, नंबर होती है, और आप वो जानते हैं आपको कि हमेशा आते हो आप, ठीक है? तो बारिश से पहले ये होता है कि आप चले जाते हो ऐसे गाड़ी से या ऑटो से। जब बारिश की शुरुआत होती है तो आप ऑनलाइन काम कर सकते हो अपने। मैंने अभी आपको बताया कि मैंने बहुत घूमा, तब जाके मेरे को 2 ऐड मिले। कैसे? वो भी मैं घूमा तब नहीं दिए वो, लेकिन जब उनको ज़रूरत पड़ी मेरे लुक का, हर चीज़ का, तो उन्होंने रात को मेरे को 2 बजे कॉल किए। फिर मेरे को अगले दिन सुबह 8 बजे कॉल टाइम भी दिए। तो ये बारिश मैटर नहीं करती है, आपका काम मैटर करता है। आप मतलब अपने वही काम है पे कि ध्यान दो। लॉबी, मतलब आप घूमते रहिए, हाँ, जब उनको काम लगेगा वो वो खुद कॉल करेंगे खुद आपको। बुला लेंगे। हाँ। अच्छा एक चीज ये बताइए कि एक वर्ड में इसमें जोड़ना चाहूंगा, हाँ बोलिए ना। इनफैक्ट बारिश में होता है कि बारिश में शूटिंग तो होती नहीं है, काम रुका हुआ होता है, तो बहुत सारे जो बारिश के बाद काम स्टार्ट होने वाला है, उसके कास्टिंग का लाइनअप स्टार्ट हो जाता है बारिश में ही। तो जैसे ही बारिश खत्म होती है वो लाइनअप है और ऑडिशन स्टार्ट होते हैं, कास्टिंग स्टार्ट होती है। तो बारिश तो का वक्त अच्छा मौका भी है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप नए रहते हो मुंबई में, ज़्यादा आपको नॉलेज नहीं है मुंबई की, तो आप उस समय जितना हो सके घूम लो, प्रोडक्शन हाउसेस, कास्टिंग मालूम चल जाएगी। कि जैसे बारिश खत्म होगी, आप अप्रोच करो काम के लिए, क्योंकि आप जान चुके हो कि प्रोडक्शन हाउस कास्टिंग कहाँ पे है, तो आपके लिए दरवाजे खुल जाएंगे ना, कि और लोगों से बेहतर काम जगह पे जा सकते हो आप काम के लिए। मेरा मानना है, मैंने ठीक। भी वही किया था। ठीक है। तो अच्छा ये बताइए कि अब ये तो हो गया, अब ये जानना चाहूंगा कि क्या आप लोगों को मतलब ऐसा लगता है कि कोई बात है जो आप लोग अपने तरफ से कहना चाहेंगे, जो भी स्ट्रगलर हैं या जो भी थिएटर आर्टिस्ट हैं जो कि मुंबई आना चाह रहे हैं अभी, तो उन लोगों के लिए आप सबके क्या-क्या विचार हैं? आप अपने-अपने विचार रखिए। अगर कोई सवाल मुझसे छूट गया हो या आपको लगता है कि हाँ, ये पूरा नहीं है या ये बात कहना ज़रूरी है, जो आने वाले न्यू कमर हैं, उनके लिए तो अपने 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 पे काम करो। एक्टिंग, अगर आप एक्टर बनना चाहते हो तो जितना हो सके अपने ऊपर काम करो, अपने फिजिकल, मेंटल, एक्टिंग पे, वॉइस पे, हर चीज़ पे काम करो, और अपेक्षा मत रखो कि मुझे जाते ही कहीं काम मिल जाएगा, क्योंकि आप कवर हो ही चुकी है। मैं बोल रहा हूँ कि ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हो ही चुकी है हाँ। और कुछ खास बचा नहीं है बोलने को। तो जो बाकी बचा था सचिन ने बोल दी, बस मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, आप मुंबई जब भी आए हाँ। तो हमेशा मतलब खुद पे काम करके आए और मेंटली काफी स्ट्रांग होकर आए, क्योंकि मुंबई में आने के बाद आप बेहतर अभिनेता हैं भी, आपके पास पैसे भी हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप जो है मेंटली सर्वाइव कर पाएंगे इस यहाँ के एटमॉस्फेयर को। तो जब भी आइए मेंटली स्ट्रांग होकर आइए, बाकी ये दुनिया आपकी है मुंबई की। आपकी कोई सलाह?
कुछ है जो कहना चाहेंगे आप? नहीं नहीं नहीं, मैं इसी की बात पे, सचिन जी के बात पे वही कंटिन्यू सचिन जी नहीं कहना है, सचिन है अब। हाँ, कंटिन्यू गांडू करूंगी सचिन। कि हाँ आप ये ऐसा ना रखना है। बोल दीजिए कि फिर हम रख दे तो फिर आपका घर की स्थिति खराब हो जाए। नहीं, मैं सचिन की बात को कंटिन्यू करूंगी कि हाँ एक्चुअली मैं भी जब आई थी तो फाइनेंशियली लेके आई थी, और मुझे यही कहना है कि जो भी आए बॉम्बे में रहने के लिए, अगर आप सोच रहे हो आने के लिए, तो आप प्लीज़ फाइनेंशियली कुछ लेके आइए, आप कुछ अमाउंट, क्योंकि फाइनेंशियली और मेंटली दो तरीके से स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है इस शहर में। एक बार आप फाइनेंशियली अगर स्ट्रांग हैं तो फिर आप और चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं, आप अपने काम पे ध्यान दे सकते हैं। आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो आपको यही टेंशन है कि भाई अगले साल अगले महीने का रेंट कैसे भरना है, कल रात में मुझे खाना क्या सब्जी बनेगा? हाँ सब्जी खरीदना है, मुझे पहले यहाँ आज पे- टमाटर महंगे हो गए हैं, आज प्याज महंगी हो गई है। इसलिए आई नो कि जो भी आप पैसे लेके आएंगे वो पूरे खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप लाएंगे और आप उसको 2-3 साल चला सकते हैं, नहीं, हो सकता है 6 महीने में खत्म हो जाए, बट 6 महीने आप सुकून से आप कुछ और सोच सकते हैं अगले 6 महीने के लिए। इसलिए प्लान के साथ आए। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि यहाँ पे जो स्ट्रगल चल रहा है वो स्ट्रगल किस तरीके का चल रहा है, एक्टर किस किस तरीके के स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। तो बाकी हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, एक ऐसे मुद्दे के साथ जो कि आपका जानना जरूरी है। तो अभी के लिए आप सभी को धन्यवाद, और आपको भी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप चैनल को लाइक करिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिए। हाँ, क्योंकि अगर आपको वर्थ इट नहीं लग रहा है ना कंटेंट, तो लाइक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वर्थ इट लगे कि हाँ इससे मैंने कुछ सीखा है, मैंने कुछ समझा है, मेरे कुछ नॉलेज में इजाफा हुआ है, मैं एक अलग दुनिया के रहने वाले लोगों को मैंने समझा है, थोड़ा करीब से समझा है, तो आप जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू। थैंक यू। 5 सेकंड का वीडियो बना के एक बार दिखाओ तो कैसे लग रहा है, क्या कमी है, थोड़ा सा वो कर ले। कहाँ फाउंडेशन चाहिए, कहाँ क्या चाहिए? नहीं उस हाँ नहीं, हाँ माइक ऑन है। माइक को पता नहीं, नॉइज हाँ। कैंसिलेशन नहीं है ऑन। अब ठीक। अब ऑन हुआ है। बोलो। आई पलट गया। क्या इंटरव्यूअर बनेगा रे तू?